क्लास 12th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। और गाइस, हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर क्या बात कर ली थी? हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, बहुत सारी हम लोगों ने बात की थी। एंड गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ में बात करने वाला, दैट इज वेरिएशन ऑफ conductivity. How you can write conductivity? By kappa. So variation of conductivity and molar conductivity. Now what is molar conductivity? Cap m. आप इसे क्या लिख सकते हैं? cap m. कुछ लोग इसे डेल्टा m भी लिखते हैं तो चलेगा, बट अल्टीमेटली हम लिख क्या रहे हैं? We are writing molar conductivity. Is that clear to you guys? तो व्हाट वी आर राइटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आप लोगों को यहां पर क्या पता लगाना है? वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी, यानी कंडक्टिविटी में और मोलर कंडक्टिविटी में क्या वेरिएशन आता है। वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। क्या ये बात आप लोगों को यहां पर क्लियर हो रही है? विथ कंसंट्रेशन मतलब यहां पर हम लोग कंसंट्रेशन के साथ कुछ छेड़छाड़ करेंगे और देखेंगे कि कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी में क्या फर्क पड़ता है। पहले मैं आपको बता देता हूं कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यहां पर हम लोग सब जानते हैं कि हमारे पास में वैसे तो कंडक्टर्स दो तरीके के होते हैं, पहले मेटेलिक कंडक्टर्स और दूसरे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। पिछले वीडियो में पढ़ा था। मेटेलिक कंडक्टर्स का काम फिजिक्स में होता है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं। और हम लोग सब जानते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स आयोनिक सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि NaCl, KCl। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर अगर सॉलिड फॉर्म में है सो दे आर बैड कंडक्टर्स। लेकिन अगर आयोनिक कंडक्टर्स को आपने वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया या उसको उसके मोल्टन फॉर्म में ले गए तो क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स वाटर में जाने के बाद केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाते हैं और फ्री आयंस होने की वजह से उनकी कंडक्टिविटी दिखना स्टार्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ रही है? वेरी गुड। तो आज हम लोग ये देखने वाले कि हमारे पास में अगर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है जिसका अभी कुछ स्पेसिफिक कंसंट्रेशन है, फॉर एग्जांपल 1 मोलर है, तो अगर मैं उसके कंसंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ करूं, मतलब मैं उसके अंदर पानी और बहुत सारा अगर मैं उसके अंदर पानी मिला दूं तो कंसंट्रेशन बदल जाएगा। कैसे कंसंट्रेशन बदलेगा मैं आपको यह भी सिखा देता हूं। चलिए एक बार सॉल्यूशन चैप्टर की याद ताजा कर लेते हैं। मैं मोलैरिटी निकाल रहा हूं, मतलब कंसंट्रेशन टर्म है मोलैरिटी और कंसंट्रेशन एक ही बात है। गिवन मास, अपन यहां पर चलो बात करते हैं NaCl की। मान लो NaCl का गिवन मास 58.5 ग्राम है, NaCl का मॉलिक्यूलर मास भी 58.5 ग्राम से इंटू 1000। और आपने इस NaCl को आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व करा, मतलब 1000 के अंदर ही डिसॉल्व करा। 1 लीटर मतलब 1000। तो मोलारिटी क्या हो गई प्यारे बच्चों? इसकी मोलारिटी हो गई 1 मोल्स पर लीटर। 1 मोल्स पर लीटर। यहां तक की बात क्लियर हो गई। अब हमने क्या करा? अभी इसका कंसंट्रेशन हो गया 1 मोल्स पर लीटर। नाउ मैंने क्या करा? आई एडेड 1 लीटर वाटर टू द सॉल्यूशन। मतलब मैंने क्या करा? इस सॉल्यूशन के अंदर 1 लीटर पानी और मिला दिया। तो अब क्या हो गया? अब आप देखेंगे कि मोलारिटी में भाई NaCl के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, तो NaCl का गिवन मास तो आज भी इतना है। लेकिन पहले आपके पास में 1 लीटर सॉल्यूशन हुआ करता था, लेकिन अब आपने इसमें 1 लीटर पानी और मिला दिया, तो 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर हो गया। मतलब नीचे आपको 2000 ml करना पड़ेगा। तो ये कैंसल, ये कैंसल। अब वैल्यू क्या आई? 0.5 मोल्स पर लीटर। तो आपने देखा कि किस तरीके से सिर्फ पानी मिला देने की वजह से, सिर्फ 1 लीटर वाटर मिला देने की वजह से मोलैरिटी में कितना फर्क आ गया। 1 लीटर से 0.5 लीटर पर आ गया। इज दैट क्लियर टू यू? तो अब हम लोगों को यह देखना है कि अगर पहले मेरे पास में 1 मोलर सॉल्यूशन था और अगर उसमें मैंने पानी मिलाकर उसको चेंज कर दिया, उसकी मोलैरिटी 0.5 कर दी, तो इसके कंडक्टिविटी
और मोलर कंडक्टिविटी पर क्या फर्क पड़ेगा, यही हम लोगों को यहां पर देखना है। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, वेरी गुड। तो गाइस, सबसे पहली बात, आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखा देता हूं कि हमारे पास में ये जो कंसंट्रेशन आप लोग जो बनाते हो, डेफिनेटली आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड करते होगे, डेफिनेटली आप कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट ही ऐड कर रहे हो, तभी तो सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन आया है। तो यहां पर अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट ही क्यों? काफी सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इसके अंदर शुगर नहीं मिला सकते? तो बच्चों, शुगर क्या कैटायन एनायन में टूटता है? नहीं। तो क्या शुगर पानी में जाके कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टिविटी शो करेगा? नहीं। तो आपको जो सॉल्यूशन बनाना है, जिसका आप कंसंट्रेशन के साथ अभी छेड़छाड़ करने वाले हो, वो हमेशा किसका बनना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट का बनना चाहिए। नाउ प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट अपने पास में दो टाइप के होते हैं। पहले अपन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पढ़ लें। एक होता है अपने पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। पहले होते हैं हमारे पास में क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ व्हाट आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट? तो प्यारे बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है दीज इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट्स, ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, दीज इलेक्ट्रोलाइट्स डिसोसिएट्स कंप्लीटली, these electrolytes dissociates completely when added into the water or any solvent. For example, अगर यहां पर मेरे पास में KCl है, पोटेशियम क्लोराइड, तो बच्चों पोटेशियम क्लोराइड जैसे ही वाटर में जाएगा, ये K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा। मानते हो कि नहीं बात? तो चलो इमेजिन करते हैं, इनिशियली मेरे पास में KCl के 100 मोल्स हैं। तो जब ये पानी में नहीं जाएंगे तो पोटेशियम और क्लोरीन आयन के मोल 0 होंगे। लेकिन जब आपने KCl को पानी में मिला दिया, तो प्यारे बच्चों आप ऑब्जर्व करेंगे कि पानी में जाते ही 100 में से 100 मोल्स डिसोसिएट हो गए। मतलब बिखर गए, और इसकी वजह से आपको यहां पर 100 मोल्स कैटायन के और 100 मोल्स आपको एनायन के मिल रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मतलब अब KCl कुछ भी नहीं रहा, K पॉजिटिव अलग हो गया, Cl नेगेटिव अलग हो गया। तो अगर आप इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालें, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी इसको बोल सकते हैं, या इसको डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन भी बोल सकते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन काहे से रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। अल्फा का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट्स या एसोसिएट। अगर आप वेंटो फैक्टर में जाओगे तो एसोसिएट भी लगाना है, लेकिन यहां पर डिसोसिएट ही करना है हमको, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इनिशियली, यानी इनिशियली आपके उस इलेक्ट्रोलाइट के कितने मोल्स प्रेजेंट है। तो हम लोग यहां पर KCl की बात कर रहे हैं, तो KCl के कितने मोल डिसोसिएट हो गए? 100 में से 100। इनिशियली मोल्स कितने थे? 100। तो 100 बाय 100 क्या वैल्यू आई? 1। सो देयरफॉर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 1। सो देयरफॉर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1, यानी कि 100% इसका यहां पर क्या हो गया है? डिसोसिएशन। तो क्या आप लोगों को स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब समझ में आया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो किसी भी वाटर या सॉल्वेंट में जाने के बाद 100% डिसोसिएट हो जाते हैं। मैं 100% कैसे बोल रहा हूं? आप यहां पर ये अंदाजा लगा लो, इनिशियल आयंस कितने हैं? 100। कितने डिसोसिएट हो गए? 100। और परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, 100% हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो मैं जो बोल रहा हूं इस पर फोकस कीजिए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना है? 100%। मैं ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि आप सब लोग जानते हो एक इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी सब कहीं ना कहीं फ्री आयंस के ऊपर डिपेंड करती है। तो हमें यह देखना पड़ेगा ना कि इलेक्ट्रोलाइट किस तरीके का है। तो इस एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइट मिला जिसका नाम पड़ा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जो पूरी तरीके से डिसोसिएट हो जाता है, खूब सारे आयंस प्रोड्यूस करता है बिना किसी चिंता के। ढेर सारे आपको क्या प्रोवाइड करेगा? आयंस प्रोवाइड करेगा। क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मेरे प्यारे बच्चों को क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं सेकेंड टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की, जिसका नाम है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दूसरे टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स कौन से होते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा बच्चों एक बात बता दूं, ये टॉपिक जो आज शुरू हुआ है ये आज के वीडियो में खत्म नहीं होगा, ये इसके बाद वाले वीडियो में खत्म होगा, क्योंकि ये टॉपिक और इसके बाद वाला टॉपिक दैट इज कोलरॉश लॉ, ये सब मिक्स है। तो
अब इसको पढ़ना शुरू किया है, पहले इसको पढ़ाऊंगा। अभी आपको ये पॉइंट एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ के अंदर अंदर या दो पैराग्राफ के अंदर अंदर मिल जाएगा, और फिर एक ग्राफ आपको दिख रहा होगा, वो ग्राफ अभी नहीं, वो ग्राफ अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा पेशेंस रख के समझना, समझ में आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। समझ में आ रही है बात, कोई दिक्कत? तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है? दैट डू नॉट डिसोसिएट्स, दैट डू नॉट डिसोसिएट्स completely, that do not dissociates completely when they are added in water or any solvent। क्या ये प्यारे बच्चों को समझ में आई मेरे बात? मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अपन एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। CH3COOH दैट इज योर एसिटिक एसिड, या इसको इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। जैसे ये एसिटिक एसिड पानी में गया, हम लोग सब जानते हैं ये दो पार्ट में टूटता है, H पॉजिटिव एंड CH3COO नेगेटिव, कैटायन एनायन के फॉर्म में ये टूटता है। फिलहाल तो हमारा मार्कर गिर के डिसोसिएट हो गया। नाउ अगर मैं बात करूं, इनिशियली मेरे पास में 100 मोल्स हैं, और जब ये पानी में नहीं गए थे तो इसके 0 मोल होंगे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको पानी में मिलाया, मैंने देखा 100 में से सिर्फ 10 मोल ही एसिटिक एसिड डिसोसिएशन में गया, और इस वजह से मुझे 10 मोल कैटायन और 10 मोल एनायन ही मिला। समझ पाए बात को? मतलब पानी के अंदर जाने के बावजूद एसिटिक एसिड 100% डिसोसिएट नहीं दिखा। अगर आप इसके अल्फा की वैल्यू निकालना चाहें तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा? अल्फा की वैल्यू होगी कितने मोल डिसोसिएट हुए साहब? 10 मोल। टोटल मोल कितने थे साहब? 100 मोल। क्या वैल्यू है साहब? 0.1। तो व्हाट इज द अल्फा? अल्फा इज 0.1। अगर आप इसका परसेंटेज निकालेंगे तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 100 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? अल्फा का वैल्यू 10%। मतलब यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना परसेंट है? 10%। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू क्या है? 0.1। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्या इसके अंदर कोई डाउट? तो व्हाट आर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स? वीक इलेक्ट्रोलाइट ऐसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो पूरी तरीके से डिसोसिएट नहीं होते पानी में जाने के बाद भी। इज दैट क्लियर टू यू? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई भी परेशानी? क्या आपको दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स अच्छे तरीके से क्लियर है? प्लीज इसे ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अब मैं इसे रब करने वाला हूं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ गाइस, अब यहां पर हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है और वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, अगर मेरे पास में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और वीक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, तो अगर मैं इनके कंसंट्रेशन के साथ खिलवाड़ करूं तो क्या असर आएगा इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे? तो यहां पर हम लोग देखने वाले हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मैंने सॉल्यूशन बनाया, ये मैंने एक चेंबर ले लिया, इस चेंबर के अंदर राइट नाउ मैंने 1 लीटर पानी लिया, नाउ आई हैव 1 लीटर वाटर, और इस 1 लीटर वाटर के अंदर मैंने क्या करा? NaCl को डिसॉल्व करा। तो बच्चों NaCl पानी में जाकर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लेगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। 1 लीटर वाटर के अंदर ही 1 लीटर वाटर के अंदर ही इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कितना हो जाएगा? 1, यानी कि परसेंटेज वाइज ये कितना हो जाएगा? 100%। मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 लीटर पानी के अंदर ही 100% है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव डिसोसिएट होने के बाद। अब अगर आप इसके अंदर और पानी मिलाते हो, और लेट सब इसका पानी मैंने मिलाकर 1 लीटर पानी इसके अंदर और मिला दिया, तो अब आपके पास में टोटल कितना पानी हो गया? 1 लीटर पहले था, 1 लीटर बाद में मिला दिया, तो अब आपके पास पानी कितना हो गया? 2 लीटर। अब पानी भले ही 2 लीटर हो गया, ये सॉल्यूशन भले ही 2 लीटर हो गया, क्या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पहली बार में जब 100% हो गया, तो अब आप कितना भी उसमें पानी मिला दो, वैल्यू बढ़ेगी थोड़ी। ऐसा थोड़ी कि 200% डिसोसिएट हो जाएगा। कहां से हो जाएगा 200%? भाई 100 मोल डाले थे इनिशियली, लेट से इसका 1 मोल डाला था और 1 मोल डिसोसिएट हो गया, तो अब NaCl तो बचा ही नहीं। अब NaCl मेरे पास में है ही नहीं कि वो और टूट सके पानी मिलाने पर। तो यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे दैट देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन।
डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर किसी भी तरीके का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा डाइल्यूशन का. देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ, देयर इज नो इफेक्ट ऑन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इफ डाइल्यूशन इज डन, इफ डाइल्यूशन इज डन. क्या ये बात समझ में आ रही है? इज दैट क्लियर टू यू गाइस? लेकिन अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो बच्चों आप लोगों ने एक ओसवाल्ड लॉ पढ़ा होगा, एक ओसवाल्ड रूल पढ़ा होगा, एक रूल या लॉ बोल लो उसको, क्लास 11th के अंदर. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सेटअप किया था और ओसवाल्ड ने हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी. और वो बात ये थी कि अगर आपने एक वीक इलेक्ट्रोलाइट का यहां पर सॉल्यूशन बनाया है, लेट से 1 लीटर वाटर लेकर आप लोगों ने इसके अंदर क्या किया, लेट से एसिटिक एसिड डाला CH3COOH. तो ये इनिशियली H पॉजिटिव और COO नेगेटिव मिलेगा आपको, CH3CO नेगेटिव, सॉरी CH3COO नेगेटिव मिलेगा. अगर आपने इसके इनिशियली 100 मोल्स लिए हैं तो जब आपने इसको 1 लीटर वाटर में डाला तो सिर्फ 10 मोल डिसोसिएट होंगे. तो यहां पर इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 रहेगा. लेकिन अगर आपने इसके अंदर डाइल्यूशन कर दिया, आपने इसके अंदर 1 लीटर पानी और बढ़ा दिया, तो 1 + 1 लीटर कितना हो गया, 2 लीटर. तो बच्चों जैसे ही आपने अभी 1 लीटर वाटर डाला था, जैसे आपने इसके अंदर 2 लीटर वाटर डाला, अब ये आपको दिखेगा कि ये 20 आयंस फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब एसिटिक एसिड के 20 मोल डिसोसिएट हो गए. तो बच्चों यहां पर इसके अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 20 / 100 यानी कि 0.2. तो आप देख सकते हो डाइल्यूशन करने पर इसके अल्फा की वैल्यू चेंज हो रही है और इनफैक्ट बढ़ रही है. तो हम यहां पर क्या बोल सकते हैं, दैट ऑन डाइल्यूशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीजेस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस. अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज हो रही है मतलब क्या हो रहा है, फ्री आयंस भी बढ़ रहे हैं, यानी द नंबर ऑफ फ्री आयंस आल्सो इंक्रीजेस. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? क्या ये चीज क्लियर हो रही है? तो बच्चों प्लीज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ध्यान में रखेंगे और डाइल्यूशन का उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे क्या असर पड़ रहा है वो ध्यान रखेंगे. तो पहले जरा इतना नोट करो, फिर चलते हैं इस कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी और कंडक्टेंस की तरफ कि इसको कैसे समझा जाए. प्लीज हैव अ लुक. चलो बच्चों, मेरे प्यारे 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 छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, हो गया, वेरी गुड. नाउ आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टर्म को यहां पर समझ लेते हैं. पहले तो ये कंसंट्रेशन को ठीक करें, शेडिंग में आ गया ये नीचे से. हाँ, सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कंडक्टेंस, ताकि मैं कंडक्टेंस आपको एक बार डिस्कस करा दूं ताकि मेरा टेंशन खत्म हो जाए, ताकि इसके बाद जो कोलरॉश लॉ वाला जो टॉपिक है वो आपको इजीली समझ में आ जाए. नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? बेटा कंडक्टेंस का मतलब क्या था, किसी भी आयन जितने ज्यादा फ्री होंगे उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा. आप याद कीजिए, मैंने आपको बताया था कि कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है. कंडक्टेंस का हम लोगों ने मतलब निकाला था कि अगर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा. तो पहली और इंपॉर्टेंट बात आप लोग यहां पर एक नोट कर लीजिए कि जो कंडक्टेंस होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री आयंस. क्या ये बात समझ में आ रही है? व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस का मतलब होता है कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा उसका कंडक्टेंस होगा, मतलब उतनी ज्यादा मात्रा में वो करंट को फ्लो कराने में हमारी मदद करेगा. ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं कि अगर आप लोगों को कंडक्टेंस करना है, व्हाट इज कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक ले जाना. फॉर एग्जाम्पल आप घर खाली करा रहे हो, मैं पहले भी एग्जाम्पल दे चुका हूं, आपको एक घर खाली करना है और एक घर का सामान आपको इस ब्लॉक से यानी इस वाले घर से सामने वाले घर में शिफ्ट करना है और आप अकेले हो, आप फ्री आयन हो और आप अकेले हो, तो आप एक बार में कितना सामान शिफ्ट कर पाओगे?
जितना आपकी कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर आपकी मदद करने के लिए आपके जैसे आपके 10 दोस्त आ गए तो काम 10 गुना फास्ट हो गया। अगर आपके 50 दोस्त आ गए तो काम 50 गुना फास्ट हो गया, क्योंकि पहले आप अकेले जितनी देर में काम करते, अब आपको उससे कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपकी मदद करने के लिए आपके जैसे दोस्त आ गए, आपके जितने ही एफिशिएंट है, यानी जितना फास्टली आप काम कर रहे हो उतना ही फास्टली आपके दोस्त भी काम करेंगे, फटाफट काम हो जाएगा इधर से उधर। तो भाई जितने ज्यादा फ्री या जितने ज्यादा आपके फ्रेंड होंगे उतना ज्यादा जल्दी सामान शिफ्ट होगा। ठीक उसी तरह अगर आपको कंडक्टेंस करना है तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री आयंस होंगे उतना उसका कंडक्टेंस होगा। क्या बात हमने समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अब यहां पर बहुत गौर से सुनिएगा इस बात को। मान लीजिए अपने पास में एक बीकर है और इस बीकर के अंदर मैंने थोड़ा सा वाटर डाला, थोड़ा सा वाटर डाला, ये मैंने वाटर डाल दिया। अब इस वाटर के अंदर मैंने एक कोई भी इलेक्ट्रोलाइट लिया, लेट से मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट लिया जिसका नाम है AB। तो बच्चों ये AB इलेक्ट्रोलाइट जैसे ही वाटर में जाएगा, हम लोग जानते हैं डिसोसिएट हो जाएगा कैटायन और एनायन में। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा A पॉजिटिव नाम का कैटायन और B नेगेटिव नाम का एनायन। क्या बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आपने पानी के अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट डाला, ये इलेक्ट्रोलाइट कैटायन एनायन में टूटा, मतलब कंडक्टेंस शुरू हो गया, कंडक्टेंस चालू हो गया। लेकिन बात समझिए कि जब इसके अंदर वॉल्यूम कम होगा, when the volume of water is less, यानी वाटर का वॉल्यूम क्या है प्यारे बच्चों यहां पर लेस है, तो यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। वो प्रॉब्लम क्या है समझो। मैंने क्या करा, मैंने मेरी KTM बाइक उठाई और एक भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गया, एक बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में घुस गया जहां पर कुछ लोग इस तरीके से रोड पर पैदल चल रहे हैं। तो क्या मैं मेरी KTM बाइक लेकर अच्छी खासी स्पीड में यहां से भाग सकूंगा? आप सोचो, नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पर भीड़ भड़का है, यहां पर मामला कंजस्टेड है। समझ आ रही है बात आपको? यहां पर मामला क्या है? कंजस्टेड है। कंजस्टेड क्यों है? क्योंकि यहां का एरिया छोटा होगा, एरिया छोटा होगा। ठीक वैसा ही यहां पर कुछ सिचुएशन अराइज हो रही है। कैटायन और एनायन KTM बाइक से भागना चाहते हैं, दौड़ना चाहते हैं, लेकिन रुकना नहीं चाहते। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई? जगह ही कम है, पानी इतना भरा हुआ है। तो कैटायन एनायन की मजबूरी की इतने पानी के अंदर ही घूमे, ये इनकी इच्छा के हिसाब से यहां थोड़ी पहुंच सकते हैं, यहां पानी नहीं है तो कैसे जाएंगे? तो क्या होगा, जब ये दौड़ेंगे तो दौड़ते दौड़ते और वॉल्यूम कम होने की वजह से इस A को B और B को A अट्रैक्ट करने लगेगा, क्योंकि दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। तो कैटायन एनायन के बीच में यहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज लेस, देयरफॉर कैटायन एंड एनायन विल एक्सपीरियंस क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये लोग क्या एक्सपीरियंस करेंगे? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब एक बात बताओ, कंडक्टेंस का मतलब क्या था? मैं ऐसा बोल सकता हूं कि नंबर ऑफ फ्री आयंस, या मैं कंडक्टेंस को ऐसा ही बोल सकता हूं, इट इज द ईज विथ विच द फ्री आयंस कैन मूव। यानी कि हम लोग कंडक्टेंस का मतलब ये भी बोल सकते हैं कि कितना फ्रीली आपका एक फ्री आयन मूव कर रहा है, कितना इजीली वो मूव कर रहा है। जितना इजीली मूव करेगा उतना ज्यादा कंडक्टेंस है। तो नो डाउट यहां पर कैटायन एनायन बनेंगे, मूव भी करेंगे, कंडक्टेंस भी होगा, लेकिन वॉल्यूम कम होने की वजह से इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये उतना फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ये दूर जाने की जगह एक दूसरे की ओर खींचे चले आएंगे। समझ में आ रही है बात? तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेट्स डाइल्यूट द सॉल्यूशन। पानी डालो। जैसे ही पानी डाला, अब आप देख रहे हो वॉल्यूम काफी बढ़ गया है। नाउ द वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड, और जैसे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, यानी जैसे ही रोड खाली हुआ, अपनी KTM दौड़ना चालू हो जाएगी।
अब आप देखो, अच्छा डाइल्यूट करा है लेकिन क्या इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा बढ़ाई है? नहीं, इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा अभी भी पहले जितनी है। मतलब अगर पहले 1 मोल थी तो डाइल्यूशन के बाद भी, आफ्टर डाइल्यूशन भी ये कितनी रहेगी? 1 मोल ही रहेगी। तो अब क्या हुआ? वॉल्यूम बढ़ गया। डाइल्यूशन करने पर यहां पर क्या हुआ? ऑन डाइल्यूशन क्या बढ़ गया? वॉल्यूम बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ने से क्या हुआ? इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में, इन कैटायन एनायन के बीच में जो गैप थी वो बढ़ गई, इनके बीच में जो गैप थी वो बढ़ गई। तो ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देयरफॉर कैटायन एंड एनायन आर सेपरेटेड because of एक्स्ट्रा स्पेस। इनको एक्स्ट्रा स्पेस मिलने लगी, एक्स्ट्रा जगह मिलने लगी, तो ये सेपरेट हो गए। और अगर ये सेपरेट हो गए तो क्या डिक्रीज हो गया? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया। तो हम लोग इतना ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट लिखने की वजह हम लोग क्या लिखेंगे? कैटायन एंड एनायन के बीच का, कैटायन एंड एनायन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कैटायन एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया? डिक्रीजेस। अब कैटायन एनायन का अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो गया तो इनकी फ्रीनेस नहीं बढ़ जाएगी मूव करने की? अभी आराम से इधर इधर घूमेगा, ये आराम से इधर घूमेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सो देयरफॉर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से देयर ईज ऑफ मूवमेंट या ईज ऑफ मोबिलिटी इंक्रीजेस। और हम लोग सब जानते हैं कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है? कितना इजीली आयन मूव कर रहा है। सो हेंस फाइनली यहां पर मैं कंक्लूड करूंगा कंडक्टेंस इंक्रीजेस। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ाना है तो आपको बस उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? डाइल्यूशन बढ़ाना पड़ेगा। डाइल्यूशन इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा। कैटायन एनायन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने की वजह से उसकी मोबिलिटी बढ़ेगी और इसी वजह से उसकी कंडक्टेंस बढ़ेगी। प्लीज इसे नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। हो गया? तो प्यारे बच्चों, क्या आप लोगों को कंडक्टेंस का मतलब समझ में आ गया? कंडक्टेंस पे क्या असर पड़ेगा? क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या हम इसे रब करके आगे बढ़ सकते हैं? पक्की बात? श्योर थिंग? पक्का? चलिए, तो अब हम लोगों ने यह देख लिया कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को, है ना बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन को अगर आप डाइल्यूट करोगे तो डाइल्यूट करने की वजह से नो डाउट कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब यहां ध्यान रखना, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों में कंडक्टेंस बढ़ेगा। जरा दिमाग लगाओ क्यों? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आपने जैसे ही पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट मिलाया वो 100% डिसोसिएट हो गया। मतलब फ्री आयन तो अपने पास में 100% है, मतलब कंडक्टेंस बहुत बढ़िया हो रही होगी। लेकिन अभी वॉल्यूम तो कम होगा, भले ही 100% आयन अवेलेबल है लेकिन अभी वॉल्यूम कम है। तो कम वॉल्यूम होने की वजह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो कैटायन और एनायन भले ही 100% डिसोसिएट हो गए लेकिन कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील कर रहे होंगे। लेकिन आपने अगर डाइल्यूट कर दिया तो वॉल्यूम बढ़ गया, तो वो जो कैटायन एनायन जो अभी थोड़े पास पास घूम रहे थे वो अब थोड़े दूर दूर हो जाएंगे, दूर होने की वजह से और फ्री हो जाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टेंस डाइल्यूशन पर डेफिनेटली बढ़ेगा, बिना किसी शक के बढ़ेगा। इज दैट क्लियर टू यू गाइस? अगर अपन वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो बिल्कुल सीधा सा कंसेप्ट है। वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे जैसे डाइल्यूट करते चलोगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन भी बढ़ेगा। मतलब पहली बार में अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 आया तो और डाइल्यूट करने पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.2 हो जाएगा, यानी 20% डाइल्यूट हो गया। फिर अगली बार डाइल्यूशन करने पर 30%, फिर अगली बार डाइल्यूशन करने पर 40%, फिर अगली बार डाइल्यूशन करने पर 50%। ऐसे करते करते जितना डाइल्यूट करोगे वीक इलेक्ट्रोलाइट उतना डिसोसिएट होगा। भाई जितना डिसोसिएट होगा उतने फ्री आयंस निकलेंगे। और अब तो डाइल्यूशन की वजह से वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और नंबर ऑफ फ्री आयंस भी बढ़ रहे हैं, तो नो डाउट वीक इलेक्ट्रोलाइट वाले केस में भी
कंडक्टेंस डेफिनेटली बढ़ेगा। आप डाइल्यूशन कितना करते जा रहे हो उस पर डिपेंड करेगा, जितना डाइल्यूशन करोगे उतना इसका कंडक्टेंस बढ़ेगा। यहां तक, आई रिपीट, यहां तक किसी भी तरह की कोई भी परेशानी, ठीक है? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? नाउ गाइस फोकस करते हैं हमारे कप्पा पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कप्पा। कप्पा क्या है? हमारी कंडक्टिविटी। तो अब हम लोग यहां पर कंडक्टेंस देख चुके हैं, अब यहां पर हम लोग फोकस करेंगे हमारे कंडक्टिविटी के ऊपर। यानी अगर आपने आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का डाइल्यूशन कर दिया तो कंडक्टिविटी पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आप लोगों को कंडक्टिविटी का मतलब पता है? मैंने आप लोगों को जब रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी पढ़ा रहा था तब मैंने आप लोगों को एक बात बोली थी कि कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि अगर मेरे पास में 1 मीटर लंबा वायर है और उस वायर का 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो उस 1 मीटर लंबे वायर और 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाले वायर का कंडक्टेंस कितना होगा, दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी को डिफाइन कैसे किया था? कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज, ध्यान से सुनेंगे, कंडक्टिविटी का मतलब क्या था? इट इज द कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मतलब जी, तो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ अ 1 मीटर लॉन्ग वायर हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ये हम लोगों ने कंडक्टेंस की बात की थी, लेकिन हम लोग यहां पर क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग यहां पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को किसके अंदर कंडक्ट कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर, मतलब वी आर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इन अ सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 1 मीटर लंबा तो हो नहीं सकता, सॉल्यूशन का 1 मीटर स्क्वायर तो हो नहीं सकता क्रॉस सेक्शन एरिया, और हम लोगों ने परेशानी भी फील की थी, इसलिए हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को वो कंडक्टिविटी सेल के अंदर भर के व्हीटस्टोन ब्रिज से लगाया था। तो जब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की बात आती तो कंडक्टिविटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे, इस बात को ध्यान से सुनेंगे। कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ free ions, it is the conductance of free ions present in 1 ml solution। क्या ये बात समझ में आई? मतलब आपके पास में 1 ml सॉल्यूशन है, उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर, उस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर कितने फ्री आयंस हैं, और जितने फ्री आयंस होंगे उतनी ही उसकी कंडक्टिविटी होगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं दैट कंडक्टिविटी जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्री आयंस, ऐसा लिखना चाहिए, नंबर ऑफ फ्री आयंस, है ना, इस बात को ध्यान रखना। तो बेटा जितने फ्री आयंस होंगे उतनी कंडक्टिविटी होगी। मैंने आपको फ्री आयन का कंसेप्ट बताया था, आपका घर खाली करना है, आप अकेले करोगे, यानी आप अकेले आयन हो तो आपको बहुत समय लगेगा इधर से इधर सामान ले जाने में, लेकिन अगर आपके साथ में 10 लोग हैं तो स्पीड बढ़ गई, 50 लोग तो स्पीड बढ़ गई। तो जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा वो कंडक्टेंस कर सकेंगे। अब कंडक्टिविटी क्या है कि आपके पास में जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का मैंने 1 ml निकाल लिया, अभी तो हो सकता है 1 लीटर सॉल्यूशन हो, लेकिन मैंने 1 ml निकाला और देखा कि 1 ml के अंदर कितने फ्री आयंस हैं। जितने फ्री आयंस होंगे उतनी उसकी कंडक्टिविटी होगी, जितने फ्री आयंस होंगे उतना उसका कंडक्टेंस होगा। तो 1 ml सॉल्यूशन का जितना कंडक्टेंस होता है वो कहलाता है कंडक्टिविटी। प्लीज इस बात पर फोकस कीजिए। समझ में आ रही है बात हम लोगों को? कोई दिक्कत इसके अंदर किसी भी तरीके की? अब मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से इसको एक्सप्लेन करता हूं, आपको कोई थ्योरेटिकल बात रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये मेरे पास में एक बीकर है, इस बीकर में मैं यहां पर 1 ml सॉल्यूशन लेकर बैठा हूं, 1 ml सॉल्यूशन में आकर लेकर बैठा हूं। जब मैंने देखा कि इस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर आई एम ऑब्जर्विंग कि मेरे पास में 2 कैटायन और 2 एनायन मौजूद हैं। तो अब आप एक बात बताओ, इस 1 ml पानी में, इस 1 ml सॉल्यूशन के अंदर लेट से कितने आयंस हैं? आप बोलोगे सर 4 फ्री आयंस। तो आप यहां पर लिखेंगे देयरफॉर देयर आर 4 फ्री आयंस इन 1 ml सॉल्यूशन। क्या ये बात समझ में आ रही है?
मतलब 1 ml सॉल्यूशन के अंदर 4 फ्री आयन है। तो क्या आप यहां पर इसे कप्पा की वैल्यू निकाल सकते हो? कप्पा क्या मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ फ्री आयन इन 1 ml सॉल्यूशन। तो भाई 4 फ्री आयन है और सॉल्यूशन 1 ml है, तो कप्पा यहां पर आपको दिख रहा है 4। बेटा ये हाइपोथेटिकल चीजें हैं, ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ करना नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कप्पा का जो अपन पढ़ चुके वही है, 1/रो। कप्पा का फॉर्मूला क्या है? 1/रो। यहां पर ध्यान रखना ये बात। तो कप्पा मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से समझा रहा हूं एक्चुअली, कि भाई 1 ml पानी में 4 फ्री आयन है, तो कंडक्टिविटी कितने लोग करेंगे? कंडक्टेंस कितनों का चेक करोगे? 4 का। ये 4 ही कंडक्टेंस करेंगे, इस पार्ट से उस पार्ट तक ले जाएंगे चीज को, तो कंडक्टिविटी इतनी हो गई। अब मैंने क्या करा? अब मैंने इसमें डाइल्यूशन कर दिया, पानी मिला दिया, इतना पानी मिला दिया कि अब ये 1 ml की जगह 1 ml और हो गया। मतलब टोटल पानी कितना हो गया यहां पर? 2 ml। लेकिन क्या फ्री आयंस का नंबर चेंज हो रहा है? नहीं, मैं फ्री आयंस तो अभी भी उतने ही देख रहा हूं। तो फ्री आयंस जब मैं उतने ही देख रहा हूं, तो अब इस वाले केस में क्या हुआ? नाउ वी हैव 4 फ्री आयंस, हमारे पास में 4 फ्री आयंस है, बट नाउ इन 2 ml। लेकिन कंडक्टिविटी की डेफिनेशन क्या होती है? हमें तो बस ये पता लगाना है कि कंडक्टेंस फ्री आयंस का कितना है 1 ml सॉल्यूशन के अंदर। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर आपको 1 ml सॉल्यूशन निकालने के लिए 4 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो यहां पर आपको आ गई वैल्यू 2। तो यहां पर आपके कप्पा की वैल्यू क्या हो गई? 2। मतलब यहां पर अब आप देख रहे हो कि अगर आपके पास में 1 ml सॉल्यूशन है, अगर आपके पास में 1 ml सॉल्यूशन है, तो 1 ml सॉल्यूशन के लिए फ्री आयंस का नंबर 2 हो गया, यानी उसके कप्पा की वैल्यू 2 हो गई। पहले कितनी थी 1 ml में? 4। अब कितनी थी 1 ml में? 2। क्या हो गई? कम नहीं हो गई? यस, ये कम हो गई। तो प्यारे प्यारे बच्चे इस बात का ध्यान रखेंगे दैट ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ फ्री आयंस पर ml डिक्रीजेस। क्या ये आपको मेरा लिखा हुआ समझ में आ रहा है? क्या बोला मैंने? कि जैसे ही आप लोग डाइल्यूशन करेंगे, नंबर ऑफ फ्री आयंस पर ml डिक्रीजेस। आप यहां पर देख सकते हो, पहले यहां 1 ml में 4 फ्री आयन थे, लेकिन अब यहां पर 1 ml में सिर्फ 2 ही फ्री आयन है, तो नंबर ऑफ फ्री आयन डिक्रीजेस, एंड इसी वजह से क्या होगा? एंड हेंस क्या होगा? कप्पा डिक्रीजेस, कंडक्टिविटी डिक्रीजेस। क्योंकि कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस ऑफ फ्री आयंस इन 1 ml, यानी 1 ml में जितने ज्यादा फ्री आयंस होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगा। हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री आयंस। तो भाई अगर नंबर ऑफ फ्री आयंस कम हो गए तो कंडक्टेंस कम हो गया, और अगर कंडक्टेंस कम हो गया तो कंडक्टिविटी कम हो गई। तो नंबर ऑफ फ्री आयंस इन 1 ml, तो 1 ml में आप चीज को ये ध्यान रखेंगे। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, दिस इज द इफेक्ट या दिस इज द वेरिएशन ऑफ कप्पा विथ कंसंट्रेशन। यानी जैसे जैसे कंसंट्रेशन चेंज होगा, जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन कम होगा फ्री आयंस का, उस वजह से कप्पा की वैल्यू डिक्रीज होगी। प्लीज गाइस नोट इट डाउन। हो गया गाइस? चलिए, तो अब यहां पर हम लोग लास्ट चीज दैट इज मोलर कंडक्टिविटी की बात करते हैं। क्या आप लोगों को मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्लियर है? व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज नथिंग बट द कंडक्टेंस। जैसे हम लोगों ने यहां पर कंडक्टिविटी देखा, कंडक्टिविटी क्या था कि 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होता है? 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस के लिए हमने क्या याद किया था? 1 ml सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना है? मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। बस ये फर्क है। आपके पास में 1 मोलर सॉल्यूशन का कंडक्टेंस कितना होगा वो हम लोग इससे निकालते हैं। प्यारे बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला कैप एम इज इक्वल टू, या मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा, यानी योर कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलैरिटी। 1000 अपॉन मोलैरिटी। बच्चों इस बात को ध्यान रखना, इस फॉर्मूले को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैप एम यानी मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कप्पा
इनटू वॉल्यूम, यानी आप 1000 अपॉन मोलैरिटी को आप वॉल्यूम से डिनोट कर सकते हो। तो हमारे पास में ये वाला फॉर्मूला अवेलेबल है। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये फॉर्मूला आपको क्लियर है? वी कैन राइट 1000 अपॉन मोलैरिटी एज वॉल्यूम, क्योंकि ये वॉल्यूम के बराबर ही होता है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम? पक्की बात। ये वॉल्यूम कैसे आया ये मैं आपको बता दूं। देखो, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब लेट्स से यहां पर गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास बराबर है, क्योंकि हम लोग यहां पर 1 मोल की बात कर रहे हैं। तो गिवन मास एंड मॉलिक्यूलर मास बराबर होने की वजह से 1/1 आई मीन इसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो यहां पर क्या बचा? मोलैरिटी इज इक्वल टू 1000 अपॉन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम को उधर ले जाइए, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1000 अपॉन मोलैरिटी। आप इसको बड़े आराम से निकाल सकते हो। और ये सिचुएशन कब अराइज होती है? ये सिचुएशन तब अराइज होती है व्हेन देयर इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। आपके पास में इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी कितनी हो? 1 मोल हो। इस बात का बच्चों ध्यान रखना। और 1 मोल क्यों लिया मैंने? क्योंकि मैं यहां पर क्या हो रहा हूं, कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन। और हम लोग सब जानते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब ही होता है इसके अंदर 1 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा। इसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट होगा। तो यह बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि यहां पर गिवन मास और मॉलिक्यूलर मास एग्जैक्टली इक्वल होगा, तब इन दोनों को कट करने पर आपको 1 वैल्यू मिल रही है। तो ये 1 हो गया, गिवन मास इधर चला गया, मोलैरिटी इधर आ गई, तो ये वॉल्यूम आपका इधर हो गया। तो मैंने 1000 अपॉन m को मैं वॉल्यूम की तरह लिख सकता हूं बिना किसी परेशानी के। प्लीज इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान रखोगे। नाउ यहां पर इफ वी इंक्रीज द डाइल्यूशन, इफ डाइल्यूशन इज इंक्रीज, मतलब अगर आपने डाइल्यूशन इंक्रीज करा, आपने पानी मिलाना चालू करा, तो अभी हम लोग सीख कर आए थे कि जो कप्पा होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। यानी डाइल्यूशन इंक्रीज करने पर कप्पा डिक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि फिर 1 ml के अंदर फ्री आयंस की वैल्यू कम होने लगती है। तो बच्चों इस फॉर्मूले के हिसाब से कैप m में कप्पा की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। भाई डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशनशिप है। लेकिन आप खुद सोचो ना, डाइल्यूशन बढ़ा रहे हो मतलब आप सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, तो वॉल्यूम डेफिनेटली इंक्रीज होगा। तो यहां पर जो वॉल्यूम है ये इंक्रीज हो रहा है। तो अगर आप इसको साइंटिफिक देखें तो एक टर्म डिक्रीज हो रही है, एक टर्म इंक्रीज हो रही है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, मतलब कोई असर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा, जब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इस चीज को देखा, तो ये पाया कि लेट्स से वॉल्यूम है आपकी मम्मी। आपकी मम्मी क्या कर रही है? आपकी मम्मी 1 मिनट के अंदर 10 रोटी बना रही है। और कप्पा कौन है? कप्पा हो आप, जो 1 मिनट के अंदर सिर्फ 5 रोटी ही खा पा रहे हो। तो आप देख रहे हो जितनी स्पीड से आपकी मम्मी रोटियां बना रही है, 1 मिनट के अंदर 10 रोटी, उतनी स्पीड से आप खा नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो बात को? एग्जैक्टली यहां पर यह चीज देखी गई कि जिस स्पीड से वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारा ब्लू मार्कर भी डिसोसिएट हो गया। जिस स्पीड से हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, कप्पा डिक्रीज नहीं हो रहा है। सो यहां पर वॉल्यूम का इंक्रीज कप्पा के डिक्रीज को ओवरकम कर जाएगा। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, कप्पा इंक्रीजेस, सॉरी कप्पा डिक्रीजेस SLIGHTLY स्लाइटली, बट वॉल्यूम इंक्रीजेस रैपिडली। वॉल्यूम कैसे बढ़ रहा है प्यारे बच्चों? रैपिडली बढ़ रहा है। तो क्या बोलेंगे? अल्टीमेटली क्या होगा? वॉल्यूम बढ़ रहा है और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ रहा है, तो डेल्टा कैप एम भी बढ़ेगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम इंक्रीजेस एंड देयरफॉर मोलर कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। तो बच्चों ये हो गया आपका मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर डाइल्यूशन का असर। तो प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको इतनी बात सिखाई, मतलब ये मैंने आपको एनसीईआरटी का ये जो टॉपिक है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी, इसका शायद एक पैराग्राफ ही समझाया है, सिर्फ एक पैराग्राफ समझा है। अब अगले वीडियो में जो आपके सामने ग्राफ दिख रहा होगा
C टू द पावर 1/2 यानी उसको अंडर रूट C बोल सकते हैं, वर्सेस मोलर कंडक्टिविटी, हम उसका ग्राफ देखेंगे। मोलर कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंसंट्रेशन वेरी करने पर क्या असर पड़ेगा, ग्राफिकल फॉर्मेट में देखेंगे। और फिर कॉलरॉश लॉ को सीखेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। तो गाइस मैं इस वीडियो को वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी एंड कंडक्टिविटी के नाम से पोस्ट करूंगा और इसके बाद वाले वीडियो को कॉलरॉश लॉ के नाम से पोस्ट करूंगा। लेकिन ध्यान रखना ये और इसके बाद वाला वीडियो एक ही है, एक साथ देखना तो ज्यादा मजा आएगा। अगर आप अभी देख रहे हो और अगला वीडियो पोस्ट होने में टाइम लगेगा तो नो प्रॉब्लम, लेकिन इस वीडियो को साथ में देखना। तो गाइस इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, कंसेप्ट दिमाग के अंदर क्लियर होना चाहिए, तभी अगला पॉइंट समझ में आएगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर गाइस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।